रिवाइज करते हैं इकोनोडर्मेटा को थोड़ा से, ताकि आपको याद रहे कि हमने इकोनोडर्मेटा में पढ़ा क्या था। तो एज ऑलवेज बेटा सबसे पहले हमने समझा था कि इस फाइलम का नाम इकोनोडर्मेटा क्यों है। तो जैसे अभी आपको सभी को पता है बच्चा, तो इकोनोडर्म, अच्छा और एक चीज, मैंने जो आपको डीपीपी फॉरवर्ड किया था आज, वो डीपीपी का आंसर आपके जो स्कूल टीचर है, बायो के जो स्कूल टीचर है, उसके पास सबमिट होना चाहिए। ठीक है ना? तो सब लोग आज ही, मैं सर को भी आज कॉल करूंगा, सब लोग आज ही अपना डीपीपी सबमिट करेंगे, कल मैं किसी का डीपीपी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आज इवनिंग तक सबका डीपीपी, दोनों डीपीपी सबमिट होना चाहिए बेटा। तो एक आज डीपीपी सबमिट होगा, सर को मैं रात को आंसर की फॉरवर्ड करूंगा, वो मार्क्स चेक करेंगे किसके कितने मार्क्स आए। एंड कल मैं फिर आपको और एक डीपीपी प्लस जो पुरानी डीपीपीज है दोनों की आंसर की भी फॉरवर्ड कर दूं। तो आज प्लीज, अगर सर अभी भी क्लास में है, तो आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप सबका प्लीज डीपीपी कलेक्ट कर लीजिए आज, अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, और उसको चेक करके कल उसका रिजल्ट तैयार करिए। तो मैं असद सर को भी आज कॉल कर लेता हूँ, वो आपकी डीपीपी इंशाल्लाह आज कलेक्ट कराएंगे। तो चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने समझा था व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम को हमने बेटा इकाइनोडर्मेटा नाम इसलिए दिया था बिकॉज इनकी बॉडी जो है बेटा, या इनका स्किन जो है, इनके स्किन में छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो एक्चुअल में स्पाइन्स बेटा एंडोस्केलेटन के एक्सटेंशंस होते हैं, एंडोस्केलेटन के एलिवेशंस होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, या शॉर्ट में बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। टर्म इकाइनोडर्मेटा जो है बेटा, बताओ किसने कॉइन की थी फटाफट। शाबाश, टर्म इकाइनोडर्मेटा किसने कॉइन की थी? जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। द टर्म इकाइनोडर्मेटा वाज कॉइन्ड बाय जेकब क्लीन। वाइस, वेरी गुड बेटा, वाज कॉइन्ड बाय जेकब क्लीन, और ये उसने सी अर्चिन के लिए कॉइन किया था। फिर हमने देखा था फ्रे एंड ल्यूकार्ट ने बेटा इकाइनोडर्मेटा को पहली बार एस्टेब्लिश किया। इकाइनोडर्मेटा में 7,000 लिविंग स्पीशीज है एंड 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। ये ऐसा फाइलम है बेटा जो एक्सक्लूसिवली मैराइन माना जाता है, मतलब जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो आपको सॉल्ट वाटर या ओशन के अंदर देखने को मिलेंगे। कोई भी मेंबर बेटा आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलता है। सबके सब फ्लोर पे रहते हैं, तो मतलब बेंथोस होते हैं बेटा, एंड ऑल आर प्रोटोस्टोम्स और डिट्यूरोस्टोम्स। शाबाश। ड्यूटेरोस्टोम। इका ये डिट्यूरोस्टोम्स होते हैं बेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपने देखा था सब मैराइन होते थे, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते थे, हेडलेस एनिमल्स होते थे, सीलोमेट होते, सीलोम एंटीरोसीलस था बेटा, एंटीरोकोलिक सीलोम इनमें पाया जाता था, रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट होता था, एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता था। एंड बॉडी के अंदर बेटा एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। एंड सिमेट्री अगर आप प्रॉपरली बताए तो आप बोल सकते हैं पेंटामरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बॉडी के अंदर हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखा था जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करता है, लोकोमोशन का भी काम करता है। सो दैट वाज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्ब्यूलेक्रल कैनल सिस्टम भी हम बोलते हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आपने देखा था मेड्रिपोराइट होता था, मेड्रिपोराइट के बाद स्टून कैनल होता था, स्टून कैनल के बाद बेटा रिंग कैनल होता था, एंड रिंग कैनल के बाद बेटा आपने देखा था कि आपके पास रेडियल कैनल्स पाए जाते थे। एंड रेडियल कैनल्स में बेटा आपने देखा था कि रेडियल कैनल्स जो थे, दे वर कनेक्टेड टू द एम्ब्यूलेक्रल कैनल्स, और फिर वो आगे जाके बेटा किससे कनेक्टेड थे, वो ट्यूब के साथ कनेक्टेड थे। तो ये भी आपने याद रखा था बेटा, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना? तो बिसाइड इज दिस बेटा आपने और एक चीज पढ़ी। वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा बच्चा? वॉइस आ रहा है? हाँ सर। ये ओके ओके। तो इसके अलावा बेटा हमने देखा था बाद में ये बॉडी के ऊपर, बिकॉज ये एनिमल एक ही जगह पर रहते हैं, तो इनकी बॉडी में बेटा डर्ट जमा हो सकता है। तो उस डर्ट को साफ करने के लिए बेटा आपने देखा था कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम बेटा पेडिक्युलरी बोलते हैं। और पेडिक्युलरी जो होती है बेटा, जो इनकी बॉडी में पाई जाती है, दे आर यूज फॉर क्लीनिंग द बॉडी ऑफ डेब्रिस बेटा। तो वो बॉडी को साफ करती है और वो डेब्रिस को हटाने का काम करती है बेटा। बॉडी कैविटी में आपने देखा था टू सीलोम होता था, सीलोम लाइन मीजोडर्म से होता था, एंटीरोसीलस सीलोम पाया जाता था बेटा। सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता, सीलोमिक फ्लूइड के अंदर आपने देखा था सीलोमोसाइट्स होती थी, या शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी सेल्स होती थी बेटा।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम था बेटा लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में एंड रेस्पिरेशन में। एंड एंट्री ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम को मेड्रेपोराइड बोलते हैं एंड एग्जिट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम पोडिया बोलते हैं या पोडियम बोलते हैं बेटा। एंड पोडियम इज अ पार्ट ऑफ ट्यूब फिश, ये भी याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता था। चलिए फटाफट बताइए, माउथ वेंट्रल साइड में कि डॉर्सल साइड में? शाबाश, माउथ वेंट्रल साइड में पाया जाता है कि डॉर्सल साइड में पाया Ventral. जाता है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड बेटा, तो माउथ वेंट्रल साइड में होता था एंड एनस डॉर्सल साइड में पाया जाता था बेटा। ठीक है, इसमें देखा था एक बड़ा एक्सेप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का था। फटाफट बताओ बेटा वो एक्सेप्शन क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम का? जल्दी जल्दी, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेप्शन कौन था? शाबाश बेटा, वॉइस आ रहा मेरा? बचाओ, जल्दी जल्दी बोले, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेप्शन कौन था? गाइस वॉइस अगर क्लियर है ना तो आंसर तो कर लीजिए ना फटाफट, इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को आंसर करने में? बेटा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना, इतना तो बता हाँ सकते हो। सर, हाँ सर। तो फिर मतलब कानवान ठीक है ना? कानवान तो ठीक है? 10 बार बोलना पड़ता है आपको यार, मैं थोड़ी नौकर हूँ आपका, बार बार बोला करूंगा। एक बार बोला कुछ तो आंसर जल्दी किया करे। एटलीस्ट आपके कैमरास भी तो ऑन होने चाहिए, वो भी तो ऑफ रख के बैठे आप, और ऊपर से कुछ बोल भी नहीं रहे। दीवारों को पढ़ा रहा हूँ मैं क्या, इंसान को तो पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था बच्चा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता था, माउथ वेंट्रल साइड में होता था, एनस डोर्सल साइड में होता था, और इसका बड़ा एक्सेप्शन हमने देखा था बेटा क्लास ओफियोइरिडिया। ओफियोइरिडिया को हम बेटा शॉर्ट में ब्रिटल स्टार क्लास बी बोलते हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता था, इनकम्प्लीट होता था। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमने बात करी थी। ठीक है, चलिए अफसाना आपसे मैं शुरू करता हूँ, तो फटाफट मेरे को बता बच्चा जल्दी जल्दी विद इन 1 मिनट कि स्टार फिश के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। शाबाश, स्टार फिश के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? 10 घंटे लगाओगे आप उसमें आंसर करने में। आप सब लोग पहले ना प्लीज एक काम करिए, अपने कैमराज ऑन करके कर दीजिए सभी लोग अभी, बिकॉज अभी कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट देखेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्लासेस वैसे भी शुरू होने वाले थे। अपने कैमराज अभी ऑन कर दो सब लोग। विजन 50 एकेडमी अभी प्लीज बेटा अपना, अगर क्लास ये कैमरा क्लास में लगा हुआ है तो क्लास अपना कैमरा अपना ऑन कर दीजिए। जिसका कैमरा मैं ऑफ करूँ देखूंगा ना 1 मिनट बाद, उसको मैं क्लास से बाहर कर दूँ। तो प्लीज सब लोग अपना कैमरा फटाफट ऑन कर दो। विजन 50 एकेडमी अभी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूँ मैं सीरियसली। चलिए, स्टारफिश के अंदर हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्यूब फिट, एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन अल्लाह, जब मैं क्लास में आऊंगा ना, और क्लास में जब मैं बड़ा फिजिकल क्लास लूंगा और तब आपको आंसर्स पता नहीं होंगे ना, तो आपको मेरा चेहरा देखने को मिलेगा, और तब तुम पछताओगे कि आपने एडमिशन कहाँ पे लिया है। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। क्लास में आने के बाद बेटा ऐसे ऐसा रिस्पॉन्स मेरे को मिला ना, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये आप सब लोग मतलब मेरी बात गांठ बांध के याद रख लेना कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अभी तो चल रहा है बिकॉज मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बट क्लास में आने के बाद मैं स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी पढ़ाया है, एक भी वर्ड किसी से हुआ ना, तो आपको मैं तब बताऊंगा बेटा मैं क्या चीज हूँ। मजाक बना के रखा है सब लोगों ने। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो मोस्टली ट्यूब फीट होता था।
बट अगर हम स्टारफिश की बात करें बेटा, स्टारफिश में डर्मल ब्रेंकेस पाए जाते थे। ब्रिटल स्टार के अंदर बेटा जेनेटियल बर्सा पाया जाता था। सी अर्चिन के अंदर पेरिस्टोमियल गिल्स पाई जाती थी। एंड सी ककम्बर के अंदर बेटा क्लॉकल ट्री पाया जाता था। तो दीज वर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप था एंड ग्रेटली रिड्यूस था। बिकॉज ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ग्रेटली रिड्यूस्ड है, इसमें कोई हार्ट नहीं है, कोई पंपिंग ब्लड वेसल नहीं है, इसमें ब्लड के अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, ब्लड के अंदर कोई आरबीसी नहीं है। सो दिस रिड्यूस्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा इज कॉल्ड एज हीमल सिस्टम बेटा। एक्सक्रीशन में आपने देखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता था, बिकॉज एक्सक्रीशन का सारा काम कौन करता था बेटा, वो ट्यूब फीट खुद करता था। और क्या रिमूव करता था, वो अमोनिया रिमूव करता था। तो मतलब जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं बेटा, दे आर ऑल अमोनोटेलिक बेटा। नर्वस सिस्टम आपने देखा था, बिकॉज बॉडी अनसेफेलाइज्ड है, बॉडी में सेफेलाइजेशन नहीं है बेटा। सो बिकॉज बॉडी के अंदर सेफेलाइजेशन नहीं है, तो इस वजह से नर्वस सिस्टम एक जगह पे नहीं पाया जाता बेटा। तो द नर्वस सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी बच्चा। और ये थ्रू आउट बॉडी जो डिस्ट्रीब्यूटेड नर्वस सिस्टम है, इसको हम डिफ्यूज डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें कोई गैंग्लिया नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता है बेटा। नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो सेंट्रल वाला नर्व रिंग होता है एंड लैटरल नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं बच्चा। इसके अलावा आपने देखा था सेंस ऑर्गन्स बहुत सिंपल होते थे, जिसमें 3 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आई स्पॉट लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, स्टैटोसिस्ट बॉडी को बैलेंस करने के लिए, एंड टेक्टाइल टेंटिकल्स बेटा जो टच को परसीव करती थी। रिप्रोडक्शन की हमने बात करी थी, तो रिप्रोडक्शन में आपने देखा था मोस्टली डायोइशियस होते थे, मेल एंड फीमेल अलग अलग पाया जाता था। बट मेल एंड फीमेल को आप बाहर से देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो दैट मीन्स इनमें सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है बेटा। बिकॉज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था, तो इसके बेसिस पे हमने कुछ लार्वास के नाम भी पढ़े थे, जैसे बेपेनीरिया फॉर स्टारफिश, Orchilleria for sea cucumber, as well as Crinodia class, Chyloplutus for sea urchin, and Ophioplutus for brittle stars बेटा। इसके अलावा और एक चीज देखी थी कि लार्वा फ्री स्विमिंग होता है बेटा, लार्वा के ऊपर सीलिया पाया जाता है, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और याद रखना है कि इकाइनोडर्म्स के अंदर पावर ऑफ ऑटोटॉमी पाया जाता है एंड रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। क्लासेस हमने देखी थी इकाइनोडर्मेटा को बेटा बॉडी की शेप पे एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे हम 5 क्लासेस में डिवाइड करते थे, एस्टेरॉइडी, ओफियोयूरिडिया, इकाइनोडिया, होलोथुरिडिया एंड क्राइनोडिया बेटा। एस्टेरॉइडी के अंदर आपने स्टारफिश को रखा था, और एग्जाम्पल था बेटा एस्ट्रियास, जिसको हम कॉमनली स्टारफिश बोलते हैं। ओफियोयूरिडिया के अंदर बेटा आपने ओफियोप्लूटस लार्वा रखा था, एंड आपने रखा था एग्जाम्पल में ब्रिटल स्टार, बास्केट स्टार बेटा। ब्रिटल स्टार को हम ओफियोथ्रिक्स बोलते हैं एंड बास्केट स्टार को हम एस्ट्रोपेक्टिन बोलते हैं। इकाइनोडिया के अंदर आपने देखा था ग्लोबुलर शेप होता था, कोई आर्म नहीं पाया जाता था। तो बताओ फटाफट बेटा, इकाइनोडिया क्लास के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, teeth, क्या बोलते हैं? शाबाश, क्या बोलते हैं बेटा? इकाइनोडिया क्लास के अंदर सी अर्चिन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? Aristotle's lantern, दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल लैंटर्न, वेरी गुड। एंड वो एक बाइटिंग एंड चिविंग apparatus होता था। एग्जाम्पल में आपने देखा था इकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन बोलते थे, इक रेनियस, जिसको हम बेटा सैंड डॉलर बोलते थे, एंड क्लैप एस्टर, जिसको हम केक अर्चिन बोलते थे। हॉलोथ्रिडिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। हॉलोथ्रिडिया में बेटा ऑर्किलेरिया लार्वा था, हुकुमेरिया एंड हॉलोथ्रिडिया इसका एग्जांपल है, एंड क्राइनोडिया भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमने रिवाइज कर लिया किसको, लास्ट वाली क्लास को, दैट वाज रिगार्डिंग द इकाइनोडर्मेट्स बेटा। तो आज जो फाइलम पढ़ने वाले ने, ये हमारा लास्ट फाइलम होगा किनका, इनवर्टेब्रेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। मैं ऑलरेडी आपको सारे फाइलम के नाम याद करा चुका हूँ बेटा। शुरुआत में हमने पढ़ा था पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेट हेलमेंट्स, नेमेट हेलमेंट्स, एनालीड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड फिर कॉर्डेट्स बेटा। कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट भी बोलते हैं, जैसे आपको पता है। और कॉर्डेट्स के अंदर हमें पढ़ना है बेटा यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा।
तो अगर मैं वर्टिब्रेटा को अलग कर दूं तो जितने भी पीछे रह गए बेटा, जैसे सेफेलोकॉर्डेटा रह गया, यूरोकॉर्डेटा रह गया, हेमिकॉर्डेटा रह गया, और जितने भी हम अभी तक फाइलम पढ़ चुके हैं, दे ऑल बिलोंग टू नॉन कॉर्डेट्स बेटा। तो मतलब हमारा नॉन कॉर्डेट वाला फाइलम अभी 3 है, लेकिन इनवर्टिब्रेट वाला फाइलम लास्ट वाला है बेटा। इनवर्टिब्रेट हम इकाइनोडर्म तक कर चुके हैं अभी, तो आज हम लास्ट इनवर्टिब्रेट वाला फाइलम पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी द हेमिकॉर्डेटा बेटा। अब हेमिकॉर्डेटा पढ़ने से पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं पिक्चर को बेटा, ये दिखने में कैसा होता है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लैनोग्लॉसस बेटा, इसका नाम है ब्लैनोग्लॉसस। और ब्लैनोग्लॉसस क्या होता है, ये एक हेमिकॉर्डेट होता है बेटा। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट का नाम है ब्लैनोग्लॉसस। तो ध्यान से इस पिक्चर को देख के बताइए मेरे को, ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, विच इज नेम्ड एज ब्लैनोग्लॉसस, ये कैसा है बेटा, ये वर्म के जैसा है कि नहीं है, पहले ये बताइए। है सर। ऑफ कोर्स इट इज वर्म लाइक बेटा, ठीक है ना। इसकी बॉडी जो है बेटा वो इलोंगेटेड है कि नहीं है, शाबाश। है लंबी सर। बॉडी है कि इलोंगेटेड, मतलब लंबी बॉडी है कि नहीं है बेटा। और बॉडी लंबा है कैसी सर। दिखाई दे रही है, और बॉडी कैसी दिखाई दे रही है बेटा, ट्यूब के समान दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सो जिस फाइलम को हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा, विच इज कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। अब क्यों हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ये वर्म के समान होते हैं बेटा, ऑल्दो दे आर नॉट वर्म्स, बट ये वर्म के जैसे दिखते हैं। और इनकी बॉडी इलोंगेटेड एंड ट्यूब के समान होती है। आप देख सकते हैं लंबी बॉडी दिखाई दे रही है बेटे, लंबी सी बॉडी दिखाई दे रही है, और ट्यूब के समान बॉडी दिखाई दे रहा है बेटा। So this lumpy and tube-like body of hemichordates बेटा, it is divided into 3 parts, जिसको हम 3 parts में divide करते हैं। ये पहला पार्ट है बॉडी का बेटा, this is called as proboscis। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया बेटा, इसको हम प्रोबोसस बोलते हैं बेटा। ये बॉडी का सेकंड पार्ट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो ये बॉडी का सेकंड पार्ट होता है बेटा, यहाँ तक ले लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलर, इसे हम कॉलर बोलते हैं बेटा। एंड बॉडी का लास्ट पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक। मतलब जिस फाइलम को हम आज पढ़ेंगे, इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं बेटा, इन एनिमल्स की बॉडी के 3 मेजर हिस्से होते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। द एनिमल ऑफ दिस बॉडीज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है ना। तो पहला पार्ट कौन सा होता है, आप रिपीट कर देना मेरे साथ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबॉसस बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम प्रोबॉसस बोलते हैं, ठीक है। बॉडी का सेंट्रल पार्ट जो होता है, अगर मैं इधर ही नाम लिख दूं इस पे, तो बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा, बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम कॉलर बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉलर। तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, इसको हम कॉलर बोलते हैं, ये कॉलर हो गया। और बॉडी का जो लास्ट पार्ट होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक। तो ये ट्रंक हो गया, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तक क्या है बेटा, यहाँ तक प्रोबॉसस है। यहाँ तक क्या है बेटा, यहाँ तक ये कॉलर है। और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक बेटा। तो ये बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। प्रोबॉसस जो होता है बेटा, प्रोबॉसस को हम प्रोस्टोम भी बोलते हैं, या प्रोटोसोम भी बोलते हैं बेटा। प्रोबॉसस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोसोम। कॉलर इज आल्सो कॉल्ड एज मीसोसोम बेटा, कॉलर इज आल्सो कॉल्ड एज मीसोसोम। एंड ट्रंक इज आल्सो कॉल्ड एज मेटासोम बेटा, इसको मेटासोम भी बोलते हैं। तो ये तो पहली चीज आप याद रखेंगे। सो द एनिमल्स व्हिच वी आर स्टडीइंग टुडे, ये वर्म के समान होते हैं बेटा, और इनकी बॉडी लंबी होती है, इनकी बॉडी ट्यूब के समान होती है बेटा। और ये जो लंबी एंड ट्यूब के समान बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी जो है बेटा, इस बॉडी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम प्रोबॉसस बोलते हैं और प्रोटोस्टोम बोलते हैं बेटा। बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कॉलर और मीसोसोम बोलते हैं बेटा। एंड लास्ट वाला हिस्सा जो होता है, जो सबसे लंबा हिस्सा होता है बेटा, उसको हम ट्रंक बोलते हैं और मेटासोम बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ये समझ आया, दिस इज क्लियर बच्चा, ये क्लियर हुआ यस सर। बेटा। एक चले आगे बढ़ते हैं। अब इनको हेमिकॉर्डेटा क्यों बोला जाता है, अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट क्लास लिया था बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो मैंने आपको बोला था कि इकाइनोडर्मेटा तक, इकाइनोडर्मेटा तक बेटा, ठीक है ना, 1996 तक, 1996 तक बेटा,
क्या माना जाता था, इनको कॉर्डेटा माना, इनको नॉन कॉर्डेटा माना जाता था, नॉन कॉर्डेटा बेटा, समझ लेना इस बात को। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मैं एक पेज यहाँ पे, एक मिनट से, मतलब मेरा ये कहने का है कि हमने ये सारे फाइलम पढ़ लिए ना, हमने पोरिफेरा पढ़ा है, हमने निडेरिया पढ़ा है, हमने टीनोफोरा पढ़ा है, हमने प्लेटिहेल्मिन्थ पढ़ा है, हमने निमेटिहेल्मिन्थ पढ़ा है, हमने एनिलीड पढ़ा है, ठीक है ना, हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा है, हमने मोलस्का पढ़ा है, और हमने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा है। ये हमने सारे फाइलम्स पढ़े। तो अगर आप कोई भी बुक ले लेंगे बायो की बेटा 1996 तक, ठीक है ना, तो जितनी भी बुक्स आप 1996 तक देखेंगे या पढ़ेंगे बेटा, उनमें आपको मिलेगा बच्चा दैट दीज ऑल एनिमल, जिनका मैंने अभी अभी नाम लिखा है, दे बिलोंग टू द ग्रुप, जिस ग्रुप को हम नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, जिसको हम नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, या इनवर्टिब्रेटा भी बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ। इनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप बुक खरीदेंगे बेटा किस डेट की, 1997 की, 1997 की बेटा, ठीक है। और एक चीज, अब 1996 वाली बुक में बेटा आपने ये देखे दीज ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। और इसी साल में बेटा अगर आप बुक देखेंगे, उनमें आप देखेंगे कि कॉर्डेट में कौन कौन आता है, ठीक है ना, या वर्टिब्रेट में कौन कौन आता है, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कॉर्डेट्स में लिखा है सबसे पहले बेटा हेमी कॉर्डेटा, समझ लेना इस बात को ध्यान से, यूरो कॉर्डेटा, cephalochordata एंड वर्टिब्रेटा। समझ लीजिए ध्यान से इस बात को। तो ये कहानी कब की है बेटा, ये 1996 की कहानी है। और 1996 में ये सारे एनिमल जो है दे बिलोंग टू कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, समझ लीजिए। लेकिन अगर आप बुक खरीदेंगे बेटा 1997 की, तो 1997 में जब आप बुक खरीदेंगे आपको पता चलेगा दैट आउट ऑफ दीज एनिमल्स बेटा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से हमने एक ग्रुप को हटा के, ठीक है ना, किस में डाल दिया बेटा, नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया। और उस ग्रुप का नाम क्या है, उसका नाम हेमीकॉर्डेटा है। सो मतलब 1996 तक हेमीकॉर्डेटा भी कॉर्डेटा माना जाता था बेटा, लेकिन 96 के बाद बेटा इसको हम कॉर्डेटा नहीं मानते हैं, इसको हम आजकल क्या मानते हैं बेटा, इसको हम नॉन कॉर्डेटा मानते हैं। तो अब वो कौन सी चीज थी बेटा जिसने सबसे पहले लोगों को या साइंटिस्ट को बोला कि हेमीकॉर्डेटा इज अ कॉर्डेटा, लेकिन बाद में बेटा साइंटिस्ट ने उसी चीज को देख के बोला कि हेमीकॉर्डेटा एक्चुअल में कॉर्डेटा नहीं है, ये एक्चुअल में एक नॉन कॉर्डेटा बेटा, ठीक है ना। तो वो क्या चीज है वो समझिए। तो पहले याद रखेंगे 1996 तक हेमीकॉर्डेटा वाज अ कॉर्डेट, बट आफ्टर 1996 बेटा अभी ये कॉर्डेट नहीं माना जाता है, अब ये नॉन कॉर्डेट माना जाता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको कॉर्डेट क्यों माना गया, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे ना, तो कॉर्डेट हम उसी एनिमल को बोलते हैं बेटा जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्डेट के पास बेटा लाइफ में कभी ना कभी फायरेंजियल गिल स्लिट होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे बेटा गिल स्लिट्स क्या होते हैं, बट अभी नाम याद रखो। तो जैसे हम कॉर्डेट्स है या जितने भी कॉर्डेट्स आपको पता है बेटा, हर एक कॉर्डेट के अंदर लाइफ के किसी न किसी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, जन्म से पहले हो या जन्म के बाद हो, उसकी बॉडी में आपको फायरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलेगा। ये कॉर्डेट का करेक्टर होता है बेटा। सेकंड, कॉर्डेट जो होते हैं बेटा उनकी बॉडी का दूसरा करेक्टर जो होता है वो ये है दैट दे हैव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बेटा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। मतलब क्या है इसका बच्चा, अभी तक जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमारा नर्वस सिस्टम नॉर्मली वेंट्रल साइड में पाया जाता था। इनवर्टिब्रेट्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन जैसे वर्टिब्रेट में आएंगे या कॉर्डेट में आएंगे, तो कॉर्डेट्स के अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा, डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। मतलब नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो ये कॉर्डेट का दूसरा कैरेक्टर होता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, दैट इज कॉर्डेट्स के अंदर बेटा नर्व कॉर्ड के अलावा और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, जो एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है और ये इनमें पाया जाता है, ठीक है ना।
इसके अलावा बेटा पोस्ट एनल टेल पाई, तो वो अभी जरूरी नहीं, तो ये अभी ये 3 आप याद रखें। तो एक कॉर्डेट होने के लिए या अपने आप को एक कॉर्डेट बताने के लिए या अपने आप को एक कॉर्डेट कहलाने के लिए बेटा आपके पास कॉर्डेट के 3 इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए। पहला, फायर एंजल गिल स्लिट होना चाहिए। दूसरा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। एंड तीसरा, सॉलिड नोटोकॉर्ड होना चाहिए बेटा। ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। जब साइंटिस्ट ने सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा को देखा, मतलब 1996 तक बेटा, जब साइंटिस्ट हेमिकॉर्डेटा को देखते थे ना, तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर बेटा बॉडी में फायर एंजल गिल स्लिट मिलता था, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलता था, मतलब 2 कैरेक्टर तो कॉर्डेट के ऑलरेडी हो गए बेटा कंफर्म। और तीसरा उनको क्या दिखाई देता था, नोटोकॉर्ड दिखाई देता था। लेकिन बाद में बेटा जब साइंटिस्ट ने इसको ध्यान से पढ़ा और डीप स्टडी किया, तो साइंटिस्ट को पता चला कि जिस चीज को वो नोटो समझते हैं, ठीक है ना, जिस चीज को उन्होंने अभी तक नोटोकॉर्ड समझा है बेटा, वो रियलिटी में नोटोकॉर्ड नहीं है। वो रियलिटी में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, या डाइजेस्टिव सिस्टम के एक आउट ग्रोथ है, जिस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा बक्कल डाइवर्टिक्यूलम बेटा। बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, ये शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, समझ लीजिए ध्यान से। तो 1996 तक जो लोग इसको नोटोकॉर्ड समझते थे, बाद में पता चला ये नोटोकॉर्ड है ही नहीं, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये अलग एक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं और बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। तो जिस चीज की वजह से बेटा हम इनको अभी तक कॉर्डेट मान रहे थे, उस चीज में एक चीज तो माइनस होगी, एक चीज तो फेल होगी बेटा। वो क्या था, वो नोटोकॉर्ड था बेटा, ये तो हटा दिया। लेकिन अभी भी इनके पास आधे करेक्टर किनके, कॉर्डेट्स के। ऑल्दो ये करेक्टर कॉर्डेट के जैसा नहीं है, बट आधे करेक्टर तो अभी भी कॉर्डेट के जैसे ही है ना बच्चा। जैसे फायरेंजल नर्व कॉर्ड भी कॉर्डेट के जैसा ही है, जैसे डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी कॉर्डेट्स के जैसा ही है बेटा, फायरेंजल गिल स्लेट भी कॉर्डेट के जैसा है। So because these animals have half their characters similar to that of chordates बेटा, समझ लीजिए ध्यान से। because जिस फाइलम को हम पढ़ रहे हैं, इनके आधे कैरेक्टर कॉर्डेट के जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आधे को बेटा हम क्या बोलते हैं, हाफ इन बायोलॉजी इज कॉल्ड एज हेमी। तो हेमी का मतलब हुआ हाफ बेटा। हाफ से मेरा कहने का मतलब है कि ये भी इनके कॉर्डेट के जैसा कैरेक्टर है और ये भी इनका कॉर्डेट का जैसा कैरेक्टर है बेटा। आगे लगा दीजिए कॉर्डा बेटा, या हेमी कॉर्डेटा लगा दीजिए। तो कॉर्डेटा का मतलब क्या हुआ, कॉर्डेट हो गया बेटा। तो दिस फाइलम हैज हाफ देयर कैरेक्टर्स सिमिलर टू दैट ऑफ कॉर्डेट्स बेटा, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेमी कॉर्डेटा बेटा। तो हेमी कॉर्डेटा इस फाइलम को इसलिए नाम पड़ा है बिकॉज इनके सारे कैरेक्टर्स नहीं, बट आधे कैरेक्टर कॉर्डेट के जैसे होते हैं। So the phylum which has half their characters similar to that of chordates beta, that phylum is called as hemichordata. But क्या हम इसको कॉर्डेट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बच्चा। इसलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज इनके पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कॉर्डेट का एब्सेंट होता है, और वो कैरेक्टर क्या है बेटा, वो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है। ऑल्दो इनके पास गिल स्लिट है कॉर्डेट के जैसा, ऑल्दो इनके पास नर्व कॉर्ड है कॉर्डेट के जैसा, बट एक कैरेक्टर मिस होने की वजह से, विच इज नोटोकॉर्ड बेटा, इनको हम कॉर्डेट नहीं मानते। ऑल्दो 1996 तक इनको कॉर्डेट माना जाता था, पर 1996 के बाद हमें पता चला जिस चीज को हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा, वो एक स्टोमोकॉर्ड है। इस वजह से इनको 1907 में हटा के बेटा किसमें डाल 1960 1996 में हटा के बेटा इनको कहाँ पे डाला गया, इनको नॉन कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा में डाला गया। कहानी समझ आई कि नहीं समझ आई, क्लियर हुआ बच्चा, बेटा क्लियर हुआ, कहानी क्लियर होगी। यस सर। शाबाश, जल्दी जल्दी बोले, कहानी क्लियर हुआ बेटा, स्टोरी क्लियर हुआ। ये फाइलम को हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, इनको 1996 तक कॉर्डेटा में रखा जाता था, और 1996 के बाद बेटा इनको कॉर्डेटा से क्यों हटाया गया, ये सब क्लियर हो गया ना। यस सर। चले अब आते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। तो कैरेक्टर में आप सबसे पहले याद रखेंगे, अभी तक हमने 2 एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम पढ़े, उनका नाम आपको अगर पता हो बेटा, तो एक हमने पढ़ा था टीनोफोरा जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता था। दूसरा हमने रिसेंटली पढ़ा बेटा इकाइनोडर्मेटा जो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता था। और आज आप तीसरा हाइलम उसमें ऐड करेंगे बेटा, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा बेटा एक ऐसा नॉन कॉर्डेट फाइलम है, एक ऐसा इनवर्टिब्रेट फाइलम है जिसके सारे मेंबर्स बेटा क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। दे आर
एक्सक्लूसिवली मैराइन बेटा, ये पहली पॉइंट याद रखेंगे। सेकंड याद रखेंगे, हेमिकॉर्डेटा जो है ये अकेली भी रह सकते हैं या कॉलोनी में भी रह सकते हैं, मतलब 2-4 हेमिकॉर्डेटा ग्रुप में भी रह सकते हैं या ये सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं। अगर ये सिंगल सिंगल रहेंगे उसको हम सॉलिटरी बोलते हैं, एक साथ ग्रुप बना के रखेंगे बेटा उसको हम कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं। तो मतलब हेमिकॉर्डेटा कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल बेटा। बॉडी आपने अभी देख ही ली है बेटा, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो बॉडी लंबी होती है, इलांगेटेड होती है, वर्म के समान होती है। एंड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा, बिकॉज देयर बॉडी इज वर्म लाइक, तो इनको हम एक्रोन वर्म्स बोलते हैं बेटा, एक्रोन वर्म्स बोलते हैं। याद रख लेना सारी कॉमन नेम्स। फ्लैट वर्म किसको बोलते हैं? फ्लैट हेलमेंथ को। राउंड वर्म किसको बोलते हैं? निमेट हेलमेंथ को। सेगमेंटेड वर्म किसको बोलते हैं? एनालीड को। एंड एक्रोन वर्म किसको बोलते हैं बेटा? हेमिकॉर्डेटा को बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज एक्रोन वर्म्स और टंग वर्म्स बेटा। इनको टंग वर्म भी बोला जाता है बिकॉज इनकी बॉडी का जो प्रोबोसिस होता है बेटा वो कैसे दिखता है? वो टंग के समान दिखता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टंग वर्म्स आल्सो। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। बात करेंगे बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो ऑलरेडी आपको पता है बेटा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। याद रखेंगे सीलोम कौन सा होता है बेटा? सीलोम एंटीरोकोलिक होता है, एंटीरोसीलस होता है, ये भी याद रखना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड बॉडी अनसेगमेंटेड होती है बेटा एंड ट्यूब के समान होती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए इधर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। तो बॉडी के 3 मेजर हिस्से हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक बेटा। ये ट्रंक सबसे लंबा हिस्सा होता है, याद रखेंगे। तो हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कॉर्डेटा बेटा। तो दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स। एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम होता है, याद रखना है बेटा। इनको हम सॉलिटरी भी देखेंगे और कॉलोनियल भी देखेंगे। वर्म के समान एनिमल्स होते हैं, तो कॉमनली इसको बेटा एक्रोन वर्म बोलते हैं और टंग वर्म बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अराउंड 100 स्पीशीज पाई जाती है और बेंटोन ने बेटा इनको सेपरेट फाइलम में रखा 2005 के अंदर। फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा। फायरेंजियल गिल स्लिट्स एंड डोर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड लाइक इन कॉर्डेट्स नोट नोटोकॉर्ड बेटा, मतलब इनके पास कॉर्डेट्स के 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो फायरेंजियल गिल स्लिट होता है, दूसरा डोर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड होता है जो कॉर्डेट के जैसे कैरेक्टर्स है बेटा। दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ कॉर्डेट्स, बट इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बेटा इनको हम कहाँ पे डालते हैं? इनको हम नॉन कॉर्डेट में डालते हैं। लेकिन अगर इनके पास नोटोकॉर्ड होता तो फिर एक कॉर्डेट्स में चले जाते बेटा। जो कब तक रखा जाता था? 1996 तक इनको कॉर्डेट में ही रखा जाता था बेटा। बिकॉज इस चीज को जिसको हम आजकल बोलते हैं कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इस चीज को बेटा पहले क्या माना जाता था? ये नोटोकॉर्ड माना जाता था। हेमिकॉर्डेट जो होते हैं बेटा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है एंड मोस्टली ट्यूबिकुलस। ट्यूबिकुलस का मतलब होता है बॉडी ट्यूब के समान होती है, जैसे आप देख भी सकते हैं बॉडी इज जस्ट लाइक दैट ऑफ ट्यूब बेटा। अगर बॉडी को आप ध्यान से देखेंगे बेटा इधर, अगर आप बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो बॉडी के 3 मेजर डिविजन है। तो ये पहला डिवीजन है बेटा विच इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। और अभी अभी मैंने बोला था प्रोबोसिस का और एक नाम क्या है बेटा? प्रोबोसिस आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोसोम बेटा। ये बॉडी का पहला और एंटीरियर हिस्सा होता है। सेकंड हिस्सा बॉडी का जो होता है बेटा यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक विच इज कॉल्ड एज कॉलर बेटा। तो कॉलर सेकंड बॉडी का हिस्सा होता है, सेकंड पार्ट बॉडी का हिस्सा होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज मीसोसोम बेटा। इसको हम मीसोसोम बोलते हैं। एंड बॉडी का सबसे लंबा हिस्सा जो होता है बेटा, एक लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है एंड ट्रंक इज कॉल्ड एज मेटासोम बेटा। तो ये याद रखेंगे। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स बेटा। एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है बॉसेस और प्रोटोस्टोम, पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है मेटास्टोम और ट्रंक, एंड बीच में पाया जाता है कॉलर और मीसोसोम बेटा। बॉडी के अंदर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, ना सीटे देखने को मिलेंगे, ना पैरापोडिया देखने को मिलेगा, ना सीलिया देखने को मिलेगा। तो बॉडी मूव बहुत कम मूव करते हैं बेटा, नॉर्मली मूव ही नहीं करते, बहुत कम मूव करते हैं। जब मूवमेंट होगी भी वो मसल्स की वजह से होते हैं। तो बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती है बेटा, स्मूथ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स पाई जाते हैं, एसएलएम शॉर्ट में। स्मूथ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मतलब मसल्स ऐसी होंगी बॉडी में अरेंज बेटा, लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में अरेंज होंगी, और वो स्मूथ मसल्स होती है जो स्किन के नीचे पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? लोकोमोशन देखने को मिलता है।
सो बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस। तो फ्रंट पे बेटा मिलता है प्रोबोसिस, एंटीरियर प्रोबोसिस, जिसको हम प्रोटोसोम बोलते हैं। बीच में मिलता है बेटा कॉलर, जिसको मेसोसोम बोलते हैं। एंड एंड पे मिलता है बेटा ट्रंक, जिसको हम मेटासोम बोलते हैं। मोस्टली वर्म लाइक एनिमल्स विदाउट एनी लोकोमोटरी अपेंडिज, इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। तो लोकोमोशन जब होगा भी कभी बेटा, तो वो किसकी वजह से होता है? मसल्स या स्मूथ मसल्स की वजह से होता है। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विद म्यूकस ग्लैंड्स, बेटा बॉडी को मॉइस्ट रखा जाता है बिकॉज इनके पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो किस में मिलती है बेटा? जो एपिडर्मिस के अंदर मिलती है। लॉन्जिट्यूडिनल स्मूथ मसल फाइबर्स बिलो द स्किन, बेटा और स्किन के नीचे क्या पाई जाती है? लॉन्जिट्यूडिनल स्मूथ मसल फाइबर्स पाई जाती है। तो ये था बेटा जनरल कैरेक्टर्स यहाँ तक। अब आगे आप याद रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा इनके पास माउथ भी होता है और एनस भी होता है। अगर माउथ भी है और एनस भी है तो बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। नेचर में ये प्रोटोस्टोम, नेचर में ये ड्यूटेरियोस्टोम्स होते हैं बेटा, और इनके पास एंटीरोसिलस सीलम होता है, ये भी याद रखेंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये याद रखना है बेटा कि जो स्टोमोकॉर्ड होता है, जो मैंने अभी आपको बोला बेटा, स्टोमोकॉर्ड जो है, स्टोमोकॉर्ड एक्चुअल में जिसको पहले 1996 तक नोटोकॉर्ड माना जाता था, बाद में हमें पता चला बेटा स्टोमोकॉर्ड एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक्सटेंशन है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्सटेंशन बाहर की तरफ आता है, और ये एक्सटेंशन कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रोबोसिस के अंदर देखने को मिलता है। सो दिस एक्सटेंशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस बेटा, इसको हम बक्कल डायवर्टिकुलम बोलते हैं। बक्कल का मतलब हो गया बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट, डायवर्टिकुलम मतलब जो आगे की तरफ बढ़ गया हो बेटा, या शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, जिसको लोगों ने बहुत सालों तक बेटा क्या समझा? नोटोकॉर्ड समझा बेटा। तो पहले तो आप इस पिक्चर को यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। हाईलाइट कर देता हूँ। तो ध्यान से देख लेना बेटा इसको। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये बक्कल कैविटी है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया बेटा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये बक्कल कैविटी है बेटा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा है। अब ये बक्कल कैविटी, ये पूरा एरिया बक्कल कैविटी का है, ठीक है ना। ये माउथ है बेटा, तो ये इनका माउथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब बक्कल कैविटी जब माउथ की तरफ आती है ऐसे, तो आप देख सकते हैं इसका एक एक्सटेंशन आगे आ जाता है बेटा, ये देख लीजिए एक्सटेंशन इधर आ गया। और ये एक्सटेंशन किस में देखने को मिल रहा है? प्रोबोसिस के अंदर देखने को मिल रहा है बेटा। और यही एक्सटेंशन क्या कहलाता है? दिस ये वाला एक्सटेंशन, ग्रीन वाला, नॉट रेड वाला। सो ये एक्सटेंशन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यही एक्सटेंशन क्या कहलाता है बेटा? ये बक्कल डायवर्टिकुलम कहलाता है, जिसको बहुत सालों तक लोगों ने क्या समझा? नोटोकॉर्ड समझा बेटा। अगर इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, तो ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा ये एक्सटेंशन किसका है? ये ग्रीन स्ट्रक्चर का है, ग्रीन कलर का एक्सटेंशन है। ग्रीन कलर क्या है बेटा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और यही एक्सटेंशन यहाँ पे क्या बन जाता है? ये बक्कल डायवर्टिकुलम कहलाता है बेटा। और इसी बक्कल डायवर्टिकुलम को बहुत सालों तक बेटा लोगों ने क्या समझा? इसी को उन्होंने एज नोटोकॉर्ड समझा, बट रियलिटी में नोटोकॉर्ड नहीं था। ये बाद में पता चला ये एक्सटेंशन था बेटा किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। और इसको हम आजकल क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। बट रियलिटी में ये नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा। तो जब हमें पता चला ये मोटोकॉर्ड नहीं है, तो हमने फाइलम को हटा के बेटा किस में डाल दिया? अलग फाइलम में डाल दिया। कॉर्डेट से हटा के बेटा अलग फाइलम में डाल दिया और हेमी कॉर्डेट बोला, बिकॉज फिर भी दो कैरेक्टर अभी कॉर्डेट के जैसे, ये कैरेक्टर तो फेल हो गया बेटा, बट देयर आर टू कैरेक्टर्स व्हिच आर स्टिल सिमिलर टू दैट ऑफ कॉर्डेट्स बेटा। और उसमें से पहला कैरेक्टर क्या है बेटा? उसमें से पहला कैरेक्टर है वेंट्रल नरूकॉर्ड बेटा, ठीक है ना। और दूसरा बेटा डॉर्सल नरूको, कॉलर नरूकॉर्ड यहाँ पे पाया जाता है, डॉर्सल। एंड ये है फायरेंजियल गिल स्लिट्स बेटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इधर। तो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये देख लीजिए एक्सटेंशन आगे की तरफ आ रहा है, एक्सटेंशन है बेटा। इस एक्सटेंशन को हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं या बक्कल डायवर्टिकुलम बोलते हैं बेटा, जिसको पहले पहले क्या समझा जाता था? जिसको पहले पहले नोटोकॉर्ड समझा था। बॉडी के तीन हिस्से है, प्रोबोसिस, प्रोसोम, मीसोसोम एंड मेटासोम बेटा। एंड ये देख लेंगे बक्कल डायवर्टिकुलम कहाँ पे पाया जाता है? प्रोबोसिस एरिया में पाया जाता है, ये भी याद रखना। तो चलिए सीलोम जो होता है बेटा, सीलोम एंटीरोसिलस होता है।
सीलोम इज एंटीरोसीलस बेटा। सीलोम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। सीलोम इनमें एंटीरोसील, ये याद रखें, जो शॉर्ट में एक ट्रिक याद रख लेना, जो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं ना बेटा, ड्यूटेरोस्टोम ऑटोमेटिकली एंटीरोसीलस होते हैं, शॉर्ट में ऐसे याद रखिए। ये सीलोम के 3 हिस्से होते हैं बेटा। प्रोबोसिस के सीलोम को हम प्रोटोसील बोलते हैं, कॉलर के सीलोम को हम मीजोसील बोलते हैं, एंड ट्रंक के सीलोम को मेटासील बोलते हैं, शॉर्ट में ऐसे याद रख लेना। तो पूरी बॉडी में तो सीलोम होगा, लेकिन प्रोबोसिस का सीलोम अलग होगा, कॉलर का सीलोम अलग होगा, एंड ट्रंक का सीलोम अलग होगा। प्रोबोसिस के सीलोम को हम प्रोटोसील बोलते हैं, कॉलर के मीसोसील बोलते हैं, एंड ट्रंक के बेटा हम क्या बोलते हैं, मेटासील बोलते हैं। ऑल्दो ओवरऑल ये सारा सीलोम ही है, बट द सीलोम बेस्ड ऑन कि वो किस पार्ट के अंदर पाया जाता है, उसको आप अलग अलग डिविजन्स कर देते हैं, बेस्ड ऑन प्रोबोसिस में है, कॉलर में है कि ट्रंक में है बेटा। चलिए डायजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो डायजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, प्रोबोसिस के अंदर बेटा एक हॉलो आउटग्रोथ पाई जाती है, ये आउटग्रोथ ही है। यहाँ तक तो हमारा डायजेस्टिव ट्रैक्ट इधर से शुरू होता है, बिकॉज माउथ इधर है बेटा, तो जहाँ माउथ होगा बेटा उसके बाद ही तो डायजेस्टिव ट्रैक्ट शुरू होता है, तो डाइजेस्टिव तो यहाँ से शुरू होता है। बट इस डायजेस्टिव ट्रैक्ट में बेटा एक एक्सटेंशन आगे की तरफ आया, एक हॉलो एक्सटेंशन अंदर आगे की तरफ आया, बिकॉज हमारा नोटोकॉर्ड भी हॉलो होता है, तो उस हॉलोनेस की वजह से हमको लगा कि ये नोटोकॉर्ड है, बट बाद में पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो यहाँ से शुरू होता है, इसी का एक एक्सटेंशन आगे की तरफ आता है, जिसको हमने बक्कल डायवर्टिकुलम का नाम दिया या स्टोमोकॉर्ड का नाम दिया। और यहाँ पे लिखे क्या लिखा था, प्रीवियसली मिसअंडरस्टूड एज नोटोकॉर्ड, मतलब जिस चीज को अभी हम जानते हैं कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना, उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बेटा पहले लोग क्या समझते थे, नोटोकॉर्ड समझते थे, बट रियलिटी में वो नोटोकॉर्ड नहीं है बच्चा, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो मैंने अभी अभी आपको बोला इनकी बॉडी में क्या पाई जाती है, तो अगर आप इधर देखेंगे तो इनकी बॉडी में पाई जाती है ये स्मॉल पोर्स बेटा। तो ये स्मॉल पोर्स क्या होती है, ये फायरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से कट लगे हैं बॉडी के अंदर, जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, इनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन होती है बेटा गिल स्लिट की वजह से, जो बॉडी में डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं, ये याद रख लेना। एंड डॉर्सल साइड में बेटा वो सेंटर में नहीं है, वो लैटरल साइड में होते हैं। मान लीजिए अगर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हेमिकॉर्डेट का, तो बॉडी के अंदर बेटा मान लीजिए नीचे ऊपर वाला साइड डॉर्सल साइड है, तो यहाँ पे आपको ये गिल स्लिट्स मिलेंगे। तो डॉर्सल साइड में तो है, पर डॉर्सल साइड में सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड में है बेटा, लैटरल साइड में, इसलिए इनको डॉर्सो लैटरल फायरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डॉर्सल साइड में हार्ट पाया जाता है, 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ब्लड में कोई कलर नहीं होता है, एंड ब्लड के अंदर बेटा ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स नहीं पाई जाती। तो ये देख लीजिए रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, जिनको हम फायरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं, जो डॉर्सो लैटरल साइड में पाई जाती है। अगर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं तो ये बॉडी का सेंटर है बेटा, फिर डॉर्सल साइड में लैटरल साइड में आपको क्या मिल रहे हैं बेटा, ये गिल स्लिट्स मिल रहे हैं। तो बिकॉज दे आर प्रेजेंट फर्स्ट ऑन डॉर्सल साइड एंड ऑन डॉर्सल साइड दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड बेटा, वो साइड्स में पाई जाती है, इसलिए डॉर्सो लैटरल बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन डॉर्सो लैटरल फायरेंजियल गिल स्लिट्स की वजह से होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें हार्ट मिलता है, ये देख लीजिए बेटा, इनमें हार्ट मिलेगा, दिस इज हार्ट, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये इनके अंदर हार्ट पाया जाता है बेटा, यहाँ पे हार्ट होगा। और फिर क्या पाई जाता है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 1 डॉर्सल हार्ट एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाई जाती है बेटा। ब्लड कलरलेस होता है, एंड ब्लड के अंदर कोई कॉर्पस्कल या ब्लड सेल नहीं पाई जाती है बच्चा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज एंड प्रिमेटिव टाइप होता है। तो ये थोड़ा इनका प्रिमेटिव कैरेक्टर है बेटा, हालांकि होना चाहिए था एडवांस्ड कैरेक्टर, बट ये इनका प्रिमेटिव कैरेक्टर होता है। और इनका नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में, अभी तक हमने नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में देखा था, बट यहाँ पे बेटा आपको कहाँ मिलता है, डॉर्सल साइड में मिलता है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर कॉर्डेट के जैसे है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बेटा इसको हम कॉर्डेट नहीं मानते। तो देख लीजिए नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड एंड प्रिमेटिव टाइप होता है, हॉलो डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है बेटा, तो मतलब डॉर्सल साइड में एक हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। तो इनका एक्सक्रीशन होता है एक स्पेशल ग्लैंड की वजह से, जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं बेटा, जो प्रोबोसिस में पाया जाता है एंड कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स बेटा, जो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड रहता है।
प्रोबॉसिस ग्लैंड को हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, तो ये प्लीज याद रखेंगे एग्जाम के लिए। प्रोबॉसिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस व्हिच इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ हेमिकोइड्स। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये नॉर्मली सेक्सुअल, ऑल्दो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। ये डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है बेटा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। तो अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो आपको पता है बेटा लार्वा तो होगा ही होगा, और यहाँ पे याद रखना लार्वा का नाम होता है टॉर्नेरिया लार्वा बेटा। टॉर्नेरिया लार्वा का अलग एक लिस्ट बना के रख देना, इसको हम टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, डायोशियस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। गोनेड्स एक से सेवरल पेयर्स पाए जाते हैं बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनके पास एक स्पेशल लार्वा पाया जाता है, फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, तैरने वाला लार्वा पाया जाता है, इसको हम टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। तो ये टॉर्नेरिया लार्वा की पिक्चर्स है और ये इसका डायग्राम है बेटा। तो ये डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि लार्वा दिखता कैसे है इनका। चले, तो मैंने अभी आपको बोला बेटा कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती है। सो दे हैव स्मूथ मसल्स बेटा। तो ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, मतलब नॉर्मली चलते नहीं है, सेडेंटरी होते हैं, एक ही जगह पे रुकते हैं, पर अगर चलेंगे भी बेटा बहुत स्लोली स्लोली चलते हैं। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इनमें देखने को मिलता है। फिल्टर फीडिंग मतलब पानी को अंदर ले आएंगे और पानी में जो फूड होगा बेटा वो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंटर करेगा बेटा, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स है सेकोग्लॉसस, सेफेलोग्लॉसस एंड प्रोटोग्लॉसस। The hemichordates are slow moving and mostly sedentary, feed upon microorganisms by filter feeding mechanism. Trunk is the largest part of body. याद रखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ट्रंक बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो एग्जांपल्स है ब्लैनोग्लॉसस जो एनसीईआरटी में दिया है, ब्लैनोग्लॉसस को एक्रोन और टंगवर्म बोलते हैं, सेकोग्लॉसस, प्रोटोग्लॉसस एंड सेफेलोडिस्कस बेटा। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। तो यहाँ पे आपका हेमिकॉर्डेट खत्म हो जाता है, ठीक है। हम हर टॉपिक में एक एक सिंगल फाइलम पढ़ेंगे। तो ये हेमिकॉर्डेट है, तो आज हमने ये इनवर्टेब्रेट वाला पोर्शन खत्म कर दिया। तो मेरे को बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं सर कुछ को नोट्स मिले कुछ को नहीं मिले। मैंने आपको पहले ही बोला कॉपी बनानी है, बट आज मैं आपको बेटा फुल फाइल फॉरवर्ड करूंगा जिसमें आपका पूरा इनवर्टेब्रेट शुरू से होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर अभी तक जितना भी हमने इनवर्टेब्रेट पढ़ा है उसका एक सिंगल पीडीएफ फाइल आज आपको मिलेगा। तो सिमिलरली बेटा जैसे हम वर्टेब्रेट कल से इंशाल्लाह शुरू करें, कल तो मैं क्लास नहीं लूंगा बिकॉज कल और परसों मेरा क्लास नहीं होगा ट्रैवलिंग की वजह से। तो उसके बाद हम वर्टेब्रेट पढ़ेंगे, तो वर्टेब्रेट में अलग अलग फाइलम का अलग अलग स्क्रीनशॉट वाला मिलेगा आपको पेज, बट एक बार वो फुल खत्म हो जाएगा फिर आपको वर्टेब्रेट भी एक सिंगल फाइल में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट कॉपी में आपको अलग से चेक करूंगा बच्चा। तो आज के लिए दिस इज एनफ, एक एक फाइल ही पढ़ेंगे हम बेटा, ज्यादा नहीं करेंगे। तो आज अब इसको बेटा रिवाइज कर लीजिए और डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। डीपीपी बेटा इवनिंग तक आप सब लोग सबमिट करेंगे, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे बेटा शाम तक, एंड फिर इंशाल्लाह कल मैं उसका की एंड प्लस और एक डीपीपी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेरा एक डाउट था सर। बोले बोले सर वो जो प्रोबिसिस बोलो बच्चे। ग्लैंड, आपने जो प्रोबिसिस ग्लैंड के बारे में कहा था उस पर थोड़ा डाउट था। देखो मतलब ये प्रोबॉसिस, ये दे देखो बेटा, ये प्रोबॉसिस दिखाई दे रहे, हाँ दिखाई सर। दे रहे ना बच्चा। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो प्रोबॉसिस के अंदर बेटा आपको कॉइल ट्यूब दिखाई दे रहा है, ये है कॉइल ट्यूब। सो दिस कॉइल ट्यूब इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, या इसको हम प्रोबॉसिस ग्लैंड बोलते हैं। और प्रोबॉसिस ग्लैंड का बेटा इनकी बॉडी में काम क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में किडनी एक्सक्रीशन करती है, तो इनकी बॉडी में बेटा मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर कौन निकालता है, वो ग्लोमेरुलस निकालता है बेटा। और ग्लोमेरुलस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबॉसिस ग्लैंड बोलते हैं शॉर्ट। समझ आया ना? अच्छा मतलब वो ये माउथ क्लियर हो से गया? एक्सक्रीट करता है। वेरी गुड, माउथ से एक्सक्रीट करता है थ्रू प्रोबॉसिस ग्लैंड बेटा। एक्सक्रीशन का मतलब अमोनिया को रिलीज करना बेटा, वेस्ट मटेरियल से निकलेगा, बट अमोनिया का जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है बेटा वो कहाँ से निकलता है, माउथ से निकलता है, बट वो बनेगा कहाँ से, वो ग्लोमेरुलस से बनता है बेटा, या ग्लोमेरुलस का ही दूसरा नाम प्रोबॉसिस ग्लैंड। समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर। समझ गया? चले, तो आज के लिए इतना काफी है। इसके नोट्स में अभी थोड़ी देर में फॉरवर्ड करता हूँ, प्लस इसके नोट्स नहीं, मैं आपको पूरा फाइल ही आज फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारे नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन के लिए काम आएंगे, बट आप प्लीज अपने नोट्स हैंड रिटन भी बना देना बेटा,
ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चा, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम किसी सर। को अगर कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकता है बेटा प्लीज। जी जी बोलो बोलो, कोई कुछ बता रहा है। कोई कुछ बता रहा था बेटा, प्लीज बताइए। हेलो नो सर। हेलो, जी बच्चा रिजा आप कुछ बता रहे हो बेटा, बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, डाउट क्लियर हो गया। चले चले अपना ख्याल रखिए दिन, खुदा हाफिज एंड इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास में बेटा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बदरपुर, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इंशाल्लाह, तो तब तक इंशाल्लाह आपको फिजिकली बदरपुर में मिलेंगे। चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय। थैंक यू सर।